So hi everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of daily PMI analysis from the Hindu. In this session guys, we are going to discuss all the important articles from today's Hindu newspaper, and then we will do the PMI analysis, that is the pre-mains interview analysis of all the articles that we are going to discuss today. Alright, and PMI analysis करना बहुत ज़्यादा important है because दैट इज द वे कि आप किस तरीके से हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. ठीक है, आफ्टर रीडिंग एनी पर्टिकुलर आर्टिकल यू हैव टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ दैट आर्टिकल इन प्री मेंस एंड इंटरव्यू, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में. देन आफ्टर रीडिंग दैट आर्टिकल, उसका इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद you have to connect it to the syllabus of your examination and then you can expect a question in your exam, प्री में, मेंस में या फिर इंटरव्यू में. ऑलराइट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप एक आर्टिकल पढ़ो किसी भी न्यूज़पेपर का और उसमें से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आ जाए. दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता. थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है. एंड ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन बाय मी. तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू वॉच दिस सेशन जो कि 30-40-50 मिनट का होता है मैक्सिमम, और उसी में आपका डेली न्यूज़पेपर जो है वो कवर अप हो रहा है विद comprehensive analysis and the PMI analysis. All right, let's talk about the very first article. This article is from the editorial itself. Editorial से ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं because जो फ्रंट के पेजेस थे उसमें कुछ बहुत ज़्यादा relevant न्यूज़ है नहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन रीडिंग दोज आर्टिकल्स, यू आर जस्ट लूजिंग आउट ऑन योर एग्जाम. ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है दैट यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टाइम की. एंड इफ यू आर लूजिंग आउट योर टाइम तो आपके लिए बहुत ब्लंडर हो सकता है आगे चल के. ठीक है, तो ऐसे सेशंस आप कहीं और देखना चाहते हो, हिंदी एनालिसिस देख सकते हो, बट आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपके लिए क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं है. ऑलराइट, so let's talk about this article, a blow to equitable access to essential medicines. Now मैं पहले जिस्ट में बता देता हूँ इस आर्टिकल में क्या मेंशन है, फिर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. आपको याद होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO में प्रपोजल दिया था इन द ईयर 2020 कि जो कोविड वैक्सीनेशन हैं या फिर कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं जो जिसका इस्तेमाल कोविड का सामना करने के लिए होगा, पैंडमिक का सामना करने के लिए होगा, उसके ऊपर से जो भी ऑब्लिगेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है या जो IPR रिलेटेड चीजें हैं वो हटा देनी चाहिए. ठीक है, बट आज 18 महीने ऑलमोस्ट बीत चुके हैं, अभी तक इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया. इनफैक्ट वेरियस कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन है और क्वाड के 4 में से 3 मेंबर, दे आर नाउ आउट विद अ न्यू सोल्यूशन जिसको वो कॉम्प्रोमाइज आउटकम कह रहे हैं. ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें मेंशन है. वो नया सोल्यूशन क्या है हम उसकी भी बात करेंगे. सो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल. So as I told you, in the month of October in year 2020, India and South Africa had tabled a proposal in WTO seeking a temporary waiver on vaccine, medicines and other medical products which are being used to counter the pandemic. ठीक है, अब लेकिन तब भी ये एक्सेप्ट नहीं हुआ. अब इसमें जो डिमांड रखी गई थी इंडिया और साउथ अफ्रीका की तरफ से वो ये रखी गई थी कि जो IPR है उसको वेव ऑफ कर देना चाहिए. ठीक है, IPR मस्ट बी वेव्ड ऑफ फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, कम से कम 3 सालों के लिए IPR को वेव ऑफ कर देना चाहिए. और ये डिमांड रखने के पीछे जो रीजन था इंडिया और साउथ अफ्रीका की तरफ से वो ये था कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर जो लो इनकम कंट्रीज है या जो पुअर कंट्रीज है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो वैक्सीन को डेवलप कर सके या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है. तो वो लोग ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक इस वैक्सीनेशन से या फिर अदर मेडिकल फैसिलिटीज से दूर ना रहे, जिसकी वजह से IPR को वेव ऑफ करने की बात की गई थी फ्रॉम इंडिया एंड साउथ अफ्रीका साइड. ठीक है, एंड इसके अलावा इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के अलावा 63 डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने जो कि को स्पॉन्सर बने थे इस प्रपोजल के, एंड 44 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने इसको फ्लोर से सपोर्ट किया था फ्रॉम द WTO. ठीक है, बट आज तक भी ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है. इनफैक्ट USA had also supported the waiver but only for vaccines. USA ने भी सपोर्ट किया था कि ठीक है IPR का जो वेवर है वो हो जाना चाहिए लेकिन सिर्फ वैक्सीन के लिए होना चाहिए. हालांकि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अदर मेडिकल प्रोडक्ट्स जिनका इस्तेमाल पैंडेमिक को काउंटर करने के लिए हो रहा है उसके लिए भी बोला था. ठीक है, कुछ तो सपोर्ट USA ने किया था भले ही वैक्सीन के लिए किया हो. ठीक है, बट टिल नाउ 18 महीने चले गए हैं, दिस प्रपोजल हैजंट बीन एक्सेप्टेड एट WTO. ठीक है, व्हाई? बिकॉज ऑफ नॉन अप्रूवल फ्रॉम द एडवांस्ड कंट्रीज. जो एडवांस कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो गई, ठीक है, और भी अदर कंट्रीज हो गई, USA हो गया, इन सभी ने आज की डेट में हाथ खड़े कर दिए कि हम इस फेवर के तरफ नहीं है. तो इन्होंने कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर दिया होगा, राइट?
तो वो सोल्यूशन क्या है हम उसकी बात करते हैं। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉज ऑफ कंसर्न देखो कितना बड़ा है। आज तक की अगर हम बात करें तो ओनली 14% ऑफ पीपल इन लो इनकम कंट्रीज हैव रिसीव्ड एटलीस्ट वन वैक्सीनेशन डोज। केवल 14% लोग ऐसे हैं लो इनकम कंट्रीज में जिनको वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिली है, सिर्फ 14%। और 2 साल से ऊपर हो चुका है ऑफ दिस पैंडेमिक और वैक्सीन को डेवलप हुए 1-1.5 साल हो चुका है। इवन देन ओनली 14% ऑफ पीपल इन लो इनकम कंट्रीज हैव दिस वैक्सीनेशन डोज। ठीक है, सो दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, बट एडवांस कंट्रीज अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन ने एक सोल्यूशन दिया है कंपल्सिव लाइसेंस का, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का। नाउ ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है, इन्होंने क्या प्रोविजन दिया है, सोल्यूशन दिया है कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर लो, ये आईपीआर को वेव ऑफ मत करो, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन ले आओ। मतलब लेट्स से कि एक कंट्री है जिसने कोई वैक्सीन बनाई है और बी दूसरी कंट्री है जो इस वैक्सीन को अपने देश में बनाना चाहती है, then B would have to obtain compulsory license from this country A. ठीक है, only then this B would be able to manufacture that vaccine in this country. ठीक है, तो ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग का एक प्रोविजन, एक सोल्यूशन यूरोपियन यूनियन ने सजेस्ट किया है। और कमाल की बात यह है कि यूएसए जो कि पहले वेव ऑफ के वेवर के आईपीआर वेवर के सपोर्ट में था, उसने भी इस सोल्यूशन के फेवर में अपनी बात रखी है। यूएसए का भी ये मानना है कि यस, जो आईपीआर वेवर है वो ना होके ये होना चाहिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाला प्रोविजन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द वैक्सीन प्रोडक्शन। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये सिर्फ वैक्सीन प्रोडक्शन की बात हुई है, जबकि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जो प्रपोजल दिया था वो विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मेडिकल प्रोडक्ट्स दिया था जिसका यूज कोविड को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। ऑलराइट, तो आज की सिचुएशन ये है दैट 3 ऑफ द 4 क्वाड मेंबर्स ने भी सपोर्ट कर दिया है ऑफ यूज प्रपोजल diluting their earlier stand. Alright, now licensing rules क्या होते हैं, ये जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है इसके रिस्पेक्ट में कुछ रूल्स होते होंगे कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग कब दी जा सकती है और कब नहीं दी जा सकती है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, कंपल्सरी लाइसेंसिंग तब ग्रांट होती है जब पेटेंट होल्डर बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने पेटेंट राइट्स को बेच रहा है। तो इन दैट केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट द कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो भी डिमांड कर रहा है। नंबर 1 हो गया इंडिया की तरफ से। Number 2, such licenses can usually be granted if efforts in obtaining voluntary licenses from the patent holders have failed. अगर पेटेंट होल्डर से डायरेक्ट लाइसेंसिंग लेने का जो प्रोसेस है वो फेल हो गया है तो इन दैट केस कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि भाई अब ये जो सिचुएशन है ये इस तरीके की है कि पैंडेमिक है, तो ये जो कंडीशन है ये वाली वॉलंटरी लाइसेंसिंग फेल होने के बाद जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग होगा, ये वाली जो कंडीशन है ये वेव ऑफ की जा सकती है और बिना परमिशन के भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग दी जा सकती है। ठीक है, मूविंग अहेड। अब इसमें इशू क्या है, इशू बहुत बड़ा है। देखो भाई, इन्होंने जो क्वाड का सोल्यूशन है या जो यूरोपियन यूनियन का सोल्यूशन है, इसमें उन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि कौन ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑब्टेन कर सकता है। तो ओनली दोज कंट्रीज विच आर डेवलपिंग कंट्री मेंबर, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री मेंबर होने चाहिए, ये बात ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला है दोज कंट्रीज हु हैड एक्सपोर्टेड लेस देन 10% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है कि मान लो कि कोई डेवलपिंग कंट्री ऐसा है, ठीक है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, लेट्स सपोज कोई भी एक डेवलपिंग कंट्री है, वो वैसे तो डेवलपिंग कंट्री है पर वहां का फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसने एक्सपोर्ट कर दिया 10% से ज्यादा, बट एक्सपोर्ट कर दिया है 10% से ज्यादा, लेकिन उसको भी तब भी जरूरत होगी फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंसिंग ताकि वो और अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है बांग्लादेश। दिस मीन्स दैट बांग्लादेश विच इज स्टिल अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बट हैज अ ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज आल्सो एक्सक्लूडेड। अब इसमें से एक्सक्लूड कैसे हो गया ये, क्योंकि इस प्रोविजन के हिसाब से क्या है कि the country must had exported less than 10% of world's export of COVID-19 vaccination in the year 2021। अब बांग्लादेश जैसी कंट्री है जो और लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, उनका तो एक्सपोर्ट था ही नहीं इतना, वो तो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब वो अगर अपने देश में ये बनाना चाहते हैं तो वो बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। देखो, जो रूल है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आप 10% से कम एक्सपोर्टर होने चाहिए ऑफ द कोविड-19 वैक्सीनेशन। लेकिन मान लो जैसे बांग्लादेश का हम एग्जांपल लेते हैं, बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट नहीं किया है,
लेकिन बांग्लादेश के पास टेक्नोलॉजी है, बांग्लादेश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो वैक्सीन बना सकता है, बट बांग्लादेश वुड नॉट बी एबल टू ऑब्टेन द कंपल्सरी लाइसेंस ड्यू टू दिस प्रोविजन, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट ही नहीं है। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट? सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो ये बहुत बड़ा इशू है इन लाइसेंसिंग, हालांकि ये कोई मतलब इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, बट येस दिस इज एन इशू, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो छोटी कंट्रीज हैं अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कैपेबिलिटी होगी भी तो वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि यार हमें लाइसेंस तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कोविड वैक्सीनेशन का वो बंद कर देंगे। ठीक है, आई होप दिस इशू इज क्लियर। नाउ इसमें एक चीज और है कि ये एक्सपोर्ट जो रेस्ट्रिक्शन लगाना है इसके लिए ट्रिप्स के आर्टिकल 31F को अमेंड करना पड़ेगा, या फिर ऑब्लिगेशन जो है उसके अंडर वो हटानी पड़ेगी। और वो क्या है? इट प्रोवाइड्स दैट द कंपल्सरी लाइसेंसिंग इशूड बाय एन WTO मेंबर मस्ट बी यूज्ड प्रीडोमिनेंटली फॉर द सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। वो केवल डोमेस्टिक मार्केट के लिए ही यूज होगी, ठीक है, बट यहाँ पे तो हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं। राइट, कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात कहाँ पे हो रही है? एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है, डोमेस्टिक मार्केट की तो बात ही नहीं हो रही। ऑलराइट, तो इस आर्टिकल 31F ऑफ द ट्रिप्स को वेव ऑफ करना पड़ेगा अगर ये वाला प्रोविजन, ये वाला सोल्यूशन WTO लगाना चाहता है तो। ऑलराइट, तो आई होप दिस इज क्लियर। आर्टिकल 31F को याद रखना, आर्टिकल 31F को याद रखना ट्रिप्स के। तो अब ये पूरा जो आर्टिकल था इसको मैं आपको समराइज करके जल्दी से बता देता हूँ। देखो क्या हुआ था, अक्टूबर 2020 में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डिमांड रखी थी कि कोविड वैक्सीनेशन, कोविड रिलेटेड अदर मेडिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन के ऊपर जो भी IPR है वो हटा देना चाहिए, या जो भी अदर ऑब्लिगेशन है वो हटा देने चाहिए। 63 कंट्रीज इसके को स्पॉन्सर्स बने, 44 कंट्रीज ने फ्लोर से सपोर्ट किया, USA ने भी सपोर्ट किया ओनली फॉर दी वैक्सीन, बट तब भी कुछ नहीं हो पाया आज तक भी। यूरोपियन यूनियन ने इसका एक सोल्यूशन दिया कि हमें वेव ऑफ IPR को हटाना चाहिए, उसको अपोज करते हुए उन्होंने सोल्यूशन दिया कि हमें कंपलसरी लाइसेंसिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसमें एक देश दूसरे देश को कंपलसरी लाइसेंस देगा, ओनली देन जो दूसरा देश है वो अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन बना पाएगा। ठीक है, इसको सपोर्ट किया क्वाड के मेंबर्स ने, और इसमें कंडीशन ये लगाई हुई है कि एलिजिबल कंट्री वही होगी जो कि डेवलप्ड कंट्री है और जिनका एक्सपोर्ट 2021 में ऑफ द ग्लोबल कोविड वैक्सीनेशन 10% से कम है, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास पोटेंशियल है टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन, वो इस रेस से बाहर हो गए। ऑलराइट, बट अब इसमें फाइनली आपको एक चीज और मैं बता दूं, इंडिया और साउथ अफ्रीका का क्या टेक होना चाहिए। अब देखो, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मॉरल ग्राउंड्स पे ये प्रपोजल दिया था कि यस वी शुड वेव ऑफ द IPR ऑन दीज थिंग्स, बट अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनका जो ये मॉरल ग्राउंड था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या होता है, इंडिया सपोर्ट करता है या नहीं करता है, वो आगे देखने वाली बात है। तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर, एंड ऑफ कोर्स आर्टिकल 31F ऑफ द ट्रिप्स याद रखना, हो सकता है ये प्री में आपसे पूछ लिया जाए। नाउ मूव अहेड to PMI analysis, which is the most important part after reading any particular article from any newspaper. So pre की अगर हम बात करें, so consider the following statements with respect to TRIPS and you have to identify the correct or incorrect statement. TRIPS के बारे में हमने अभी डिटेल डिस्कशन 1-2 सेशन पहले ही किया था, so that's why I am not repeating that. तो TRIPS के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि TRIPS क्या है। तो TRIPS क्या है? एक एग्रीमेंट है रिलेटेड टू IPR जो कि WTO के अंडर साइन हुआ था, ठीक है, इन द ईयर 1995। तो इसके रिस्पेक्ट में कोई भी करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने को आ सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट मेंस, तो इस आर्टिकल का पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे, इंटरनेशनल रिलेशन में भी है और सोशल इश्यूज में भी है, जो कि GS2 का पार्ट है। ऑलराइट, एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, द कॉम्प्रोमाइज आउटकम एट द WTO। नाउ दिस कॉम्प्रोमाइज आउटकम का मतलब ये है कि जो इन्होंने सोल्यूशन दिया है यूरोपियन यूनियन ने और जो क्वाड ने एक्सेप्ट किया है, इसको दे आर कॉलिंग कॉम्प्रोमाइज आउटकम। ठीक है, so the compromise outcome at the WTO could see India and South Africa losing their lead theme in the COVID-19 fight discuss। तो आपको ये सारी चीजें जो हमने इस आर्टिकल में पढ़ी हैं वो आपको डिस्कस करनी है, एंड फाइनली यू हैव टू गिव अ कंक्लूजन कि अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका इस कॉम्प्रोमाइज आउटकम को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनका जो मॉरल ग्राउंड था वो लूज आउट हो जाएगा, और यस इट विल डेफिनेटली लीड टू लूजिंग देयर फाइट। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये लिखना है अपने आंसर में कि भाई देखो, आज जो हम ये कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात भी कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इस तरीके का प्रपोजल रखा जाके WTO में। अगर वो प्रपोजल ही ना रखते तो आज
वैसे ही जो पहली सिचुएशन चल रही थी जिसमें प्रॉपर आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी या फिर पेटेंट राइट्स खरीदने पड़ेंगे, उसके हिसाब से काम हो रहा होता। और जो लो इनकम कंट्रीज है या जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां तक वैक्सीनेशन जो आज 14% पहुंची है वो भी नहीं पहुंच पाती शायद। ऑलराइट, एंड इंटरव्यू में भी सेम क्वेश्चन आपका आ सकता है, डू यू थिंक दैट क्वाड्स एंड ईयू सॉल्यूशन रिगार्डिंग पेटेंट राइट्स ऑन कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स इज अ फेलियर फॉर साउथ अफ्रीका इन इंडिया? तो ये फेलियर नहीं है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया फेलियर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका और इंडिया ने ये प्रपोजल नहीं भेजा होता फॉर वेविंग दी आईपीआर, तो आज हम इस कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात नहीं कर रहे होते। तो बेसिकली अगर डिमांड 10 रुपए की हुई है तो 5 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो 5 रुपए मिलना भी इतने बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के अंडर वो भी एक सक्सेस मानी जाती है, राइट। तो ये एक फेलियर नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन गिव योर आंसर इन इंटरव्यू एज वेल एज इन मेंस, राइट। Now let's move ahead to another article for today. This is also from editorial, very important article, needed an Indian legislative service. Now ये यहाँ पे जो पूरा डिस्कशन है इस आर्टिकल में, that is regarding the Secretary General. You must be aware that there is a Secretary General in both the houses of the Parliament. So this article is regarding this only. Secretary General is the head of the secretarial staff. Secretary General कौन होते हैं? वो सेक्रेटेरियल स्टाफ के हेड होते हैं इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, एंड जितने भी प्रोसीजर वगैरह पार्लियामेंट में हो रहे होते हैं इन बोथ द हाउसेज, वो इनके अंडर ही कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल उसी के बारे में, तो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल। अभी इस आर्टिकल की जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि रामाचार्युलू, अगर आपने नाम नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, आज सुन लो। रामाचार्युलू, इनको 12th सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया था राज्यसभा का, एंड ही वाज द फर्स्ट एवर सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड जो कि डायरेक्टली अपॉइंट हुए थे, जो कि डायरेक्टली प्रमोट होके आए थे सेक्रेटेरियल स्टाफ से, ठीक है। सेक्रेटेरियल स्टाफ से प्रमोट होके क्या बने थे? सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, तो ये पहले थे, तो इससे पहले क्या होता था? इससे पहले अभी तक ये होता आया था कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो अपॉइंट होते थे फ्रॉम आउटसाइड या फिर फ्रॉम दी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर कोई और बाहर के न्यूट्रल पोजीशन से उठाया जाता था, ठीक है। न्यूट्रल पोजीशन से तो कहने के लिए होता था, न्यूट्रल पोजीशन एक्चुअली में नहीं होती थी, वो सरकार का ही आदमी हुआ करता था। सिंस 1993, इनफैक्ट सिंस 1993 जितने भी सेक्रेटरी जनरल हुए हैं राज्यसभा में सारे सिविल सर्वेंट्स हुए हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वही राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हुए हैं 1993 से लेकर आज तक, रामचरियलू से पहले, ठीक है। रामचरियलू से पहले, रामचरियलू पहले पर्सन थे जिनको, जो कि सेक्रेटरियल स्टाफ से प्रमोट होकर सेक्रेटरी जनरल बने थे, ठीक है। बट अगेन 3 महीने के अंदर ही रामचरियलू को हटा दिया गया, ठीक है। और आज हम सब जानते हैं पीसी मोदी इज द सेक्रेटरी जनरल इन राज्यसभा। So what is the problem in this? Why we are discussing about it, about all these things? वो उसकी भी हम बात करेंगे, डोंट वरी। पहले आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ गया, आई होप। तो ये बैकग्राउंड था, इसी के बेसिस पे ये आर्टिकल पूरा लिखा गया है। इसमें इश्यूज क्या है उसकी बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर प्री में क्वेश्चन आएगा तो वो सेक्रेटरी जनरल से ही आएगा कि सेक्रेटरी जनरल के बारे में करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी होगी, ऑलराइट। तो रिमेंबर, सेक्रेटरी जनरल of Lok Sabha is the administrative head of Lok Sabha, ठीक है। he or she is appointed by the speaker only, speaker अपॉइंट करते हैं। एंड रैंक इनकी क्या होती है? कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है, जो कि हाईएस्ट पोजीशन होता है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रैंक इनकी कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। he is only answerable to the speaker, जो सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के वो केवल स्पीकर को आंसरेबल होते हैं, और इनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता इनसाइड और आउटसाइड दी लोकसभा। And the very first secretary general was who? Mr. M.N. Kaul. M.N. Kaul सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे लोकसभा के। तो ये एक थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है अबाउट सेक्रेटरी जनरल इन लोकसभा। Similarly, we have a secretary general in Rajya Sabha, who is again the administrative head of the Rajya Sabha, but of course, the secretary general in Rajya Sabha must be appointed by the chairman of the Rajya Sabha, not the speaker of Lok Sabha. And अगर इनकी भी जो रैंक है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। ही इज ओनली आंसरेबल टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड हिज कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिसाइज्ड इनसाइड और आउटसाइड द राज्यसभा। So these are some of the basic information about secretary general, पर इन बेसिक इंफॉर्मेशन से ही प्री में क्वेश्चन अटकेगा, ध्यान रखना। और पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे राज्यसभा के? एस.एन. मुखर्जी, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि इशू क्या है, कि क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं इस आर्टिकल को, वो ये है। देखो आर्टिकल 98 ये कहता है कि ठीक है एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट,
बट आर्टिकल 98 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द इंडिपेंडेंसी ऑफ दिस ऑफिस। ये जो ऑफिस है ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से इसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, ये कहता है आर्टिकल नंबर 98। अब यहाँ पे लेकिन राज्यसभा में इसका ब्रीच होता आया है शुरुआत से। वो कैसे? क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं जनरली ऐसा देखा जाता है, देखो ये एक बहुत मतलब आप कह लो एलिगेशन कह लो, या ऑफ कोर्स इसके कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है हमारे पास या किसी के भी पास, इस ऑथर के पास भी नहीं है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं दीज वर्क्स अंडर दी, ये जो सिविल सर्वेंट्स जो यहाँ पे अपॉइंट हो रहे हैं एज सेक्रेटरी जनरल, ये किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस में या फिर पूरे गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि दिस प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग सिविल सर्वेंट्स एज दी सेक्रेटरी जनरल इन राज्यसभा और इन दी लोकसभा, हालांकि लोकसभा में ऐसा नहीं होता है, लोकसभा में अभी तक प्रमोशन से ही हो रहा है, तो जो सेक्रेटरी जनरल इन राज्यसभा में सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट हो रहे हैं, दैट इज द ब्रीच ऑफ आर्टिकल नंबर 98, जो कि ये बोल रहा था कि जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए टू द एग्जीक्यूटिव, ऑलराइट, एंड इट ब्रीचेस द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि एक पर्सन अगर एक काम कर रहा था इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो पार्लियामेंट में काम नहीं करना चाहिए, उसका यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। So this is how it is breaching the article number 98, the appointment of civil servants as the Secretary General of Rajya Sabha, ठीक है। Moving ahead, तो अब इस आर्टिकल में बहुत अच्छी बात बोली है कि ठीक है, ये जितने भी ब्रीचेस है इनको खत्म करने के लिए या फिर जितने भी एलिगेशंस अगर कोई इन फ्यूचर लगा दे, इन चीज़ों को खत्म करने के लिए सोल्यूशन क्या है, तो मैंने पहले भी बताया था कि आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम इज नॉट इनफ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इज नॉट द इनफ थिंग, आपको उसका सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। कल को आईएएस बनोगे तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बनोगे। तो अब देखो सोल्यूशन ये है कि देखो हमारे देश में थाउजेंड्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, यूनियन पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके बाद लोकल बॉडीज है, इन सभी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो काम करता है, ठीक है, इन सबका एक सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है जो कि काम करता है। तो हमारे पास कोई भी कॉमन रिक्रूटमेंट या फिर ट्रेनिंग एजेंसी नहीं है फॉर दीज सेक्रेटेरियल स्टाफ, ठीक है। तो इसके लिए देयर इज अ नीड ऑफ एन इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस, जिसके थ्रू हम एक कॉमन रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करा सकते हैं फॉर अपॉइंटिंग द मेंबर्स इन सेक्रेटेरियल स्टाफ, राइट। And a common service can build a combined and experienced legislative staff cadre, enabling them to serve from across local bodies to the union parliament. नीचे से लेके ऊपर तक सारे ये चीजों को संभाल सकते हैं, राइट। अब आपके दिमाग में ये सवाल चमकना चाहिए कि ठीक है, there is a need for establishing an Indian legislative service. How it can be done? ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है, अगर आपने आर्टिकल नंबर 312 पढ़ा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर क्या लिखा है? उसके अंदर लिखा है दैट राज्यसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन इन नेशनल इंटरेस्ट टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ द यूनियन एंड स्टेट्स एंड इनेबल्स पार्लियामेंट टू क्रिएट सच अ सर्विस बाय लॉ। और हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन सर्विस की बात कर रहे हैं। तो कॉमन सर्विस आर्टिकल नंबर 312 में राज्यसभा के पास पावर है कि वो एक रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट कर सकता है और पार्लियामेंट को इनेबल कर सकता है कि यस यू कैन नाउ क्रिएट अ लॉ रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। सिर्फ आप ये कह दोगे कि हाँ जी हमें एक कुतुब मीनार बनाना है, तो कैसे बनाओगे ये भी तो बताओगे, या हमें ताजमहल बनाना है कैसे बनाओगे। तो उसी तरीके से अगर आपको एक इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस बनानी है तो कैसे बनाओगे ये भी तो पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 312 उसका आंसर है। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल, आई होप दिस इज क्लियर। एंड अगर आपके पास कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स डू द PMI एनालिसिस ऑफ दिस आर्टिकल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। प्रीलिम्स की बात करें सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। और सेक्रेटरी जनरल से आई बिलीव कोई क्वेश्चन पिछले कई सालों से नहीं आया है, तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि सेक्रेटरी जनरल पे क्वेश्चन बन जाए इस बार, ठीक है। और न्यूज में भी है कॉन्फ्लिक्ट, इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी भी रही है, तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि प्री में इस बार क्वेश्चन बने। मेंस में इसका स्कोप डायरेक्टली है GS2 में इंडियन पॉलिटी से, ठीक है। और क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस,
Appointment of Secretary General from outside or from retired bureaucrats is a breach of Article number 98 of the Constitution. Critically examine. क्या ये breach है? आपको critically examine करना है. और मैंने पहले भी बताया था, चाहे कुछ भी करना हो, critically examine करना हो, discuss करना हो, elucidate करना हो, elaborate करना हो, ठीक है, comment करना हो, सभी में आपको दोनों बातें लिख के आनी है. पॉजिटिव्स भी लिख के आने हैं, नेगेटिव्स भी लिख के आने हैं, और नेगेटिव्स इन दी सेंस कि जो भी उसके लूप होल्स है वो लिख के आने हैं. एंड देन फाइनली उन लूप होल्स का सोल्यूशन. ठीक है, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव मत लिख के आ जाना, गड़बड़ हो जाएगी, जीरो हो जाएंगे नंबर. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू. So what are your views on appointment of Secretary General from outside or from retired bureaucrats? Similar points can be quoted in the interview, जो कि आप मेंस में लिखोगे, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए. ठीक है, so this is the PMI analysis. Now let's move ahead to another article. Another very important article, the National Land Monetization Corporation. बजट 2022-23 में अनाउंस हुआ था दैट द गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश अ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, जिसका काम होगा जो भी वेस्ट एक्स्ट्रा लैंड है ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसको मोनेटाइज करने का काम होगा. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल. इसमें बहुत अच्छी चीजें मेंशन है, बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस लैंड नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन? ये क्या है? So remember, it will be a firm, it will be an agency, and it will be established under the government of India by the Ministry of Finance, and it will be a fully owned enterprise of the government of India. पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें स्टेक होगा. आगे चल के अगर स्टेक डाइल्यूट करते हैं या नहीं करते हैं वो बात की बात है. अभी के लिए इट विल बी अ फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज. ठीक है, टू कैरी आउट द मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस, अनयूज्ड और अंडर यूज्ड लैंड. जो भी लैंड हमारा सरप्लस पड़ा हुआ है गवर्नमेंट का या फिर सीपीएसईस का, या जो अनयूज्ड लैंड है या फिर जो अंडर यूज्ड लैंड है, उसको मोनेटाइज करने का इसका काम होगा. ठीक है, एंड इट विल वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स बिलोंगिंग टू पीएसयूज that have ceased operations or are in line for a strategic disinvestment. ऐसे एसेट्स जिनका ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, जिससे हम कोई यूज नहीं ले रहे, उनका मोनेटाइज करने का भी, उन लैंड्स का भी मोनेटाइजेशन करने का काम होगा इसका, दिस कॉर्पोरेशन का. एंड इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इसका कितना है? 5000 करोड़, और पेड अप कैपिटल इज 150 करोड़. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री. ये आपका स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखा हुआ आ सकता है प्री में, एंड मेंस में भी यू कैन यूज this line, this statement in any of your mains answer relating to this corporation. It will speed up the closure process of the CPSEs, क्योंकि देखो क्या होता है कि CPSEs का जब क्लोजर हो रहा होता है तो उसके एसेट्स को ठिकाना लगाने में ही सरकार का पूरा टाइम चला जाता है. तो अब क्या होगा, जो भी उसके लैंड एसेट्स होंगे वो डायरेक्टली इस कॉर्पोरेशन को दे दिए जाएंगे, एंड इट विल बी लुक्ड आफ्टर. ऑलराइट, इट विल ऑल्सो इनेबल प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स. तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि क्या क्या बेनिफिट ये हमारी सरकार को देगा या हमारे सीपीएसईस को देगा. ऑलराइट, एंड बिसाइड्स मैनेजिंग एंड मोनेटाइजिंग, अच्छा मैनेज करना भी और मोनेटाइज तो कर ही रहा है, साथ में ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह भी एक्ट करेगा इन आइडेंटिफाइंग द सरप्लस नॉन कोर एसेट्स, और उसको फिर मोनेटाइज करेगा. तो बेसिकली इट विल ऑल्सो हैव द ड्यूटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द सरप्लस नॉन कोर एसेट्स जिसका मोनेटाइजेशन किया जाना चाहिए. ऑलराइट, सो इट विल आल्सो एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी. ये याद रखना, अगर मान लो स्टेटमेंट प्री में आ गया कहीं पे भी लिखा हुआ इट विल एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी, तो गलत मत कर देना, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी. ऑलराइट, मूविंग अहेड. का मोनेटाइजेशन क्यों, मोनेटाइजेशन की जरूरत क्या है? ये जो लैंड सरप्लस हमारा पड़ा हुआ है तो इसको मोनेटाइज करने की जरूरत क्या है, क्यों कर रही है सरकार ये सब? ऑफ कोर्स बहुत बेसिक रीजन है. नंबर 1 इज टू क्रिएट न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और जो वो सरप्लस, नंबर 2 जो वो सरप्लस लैंड है वो बेकार पड़ा हुआ है, उसको मोनेटाइज करेंगे तो सरकार के पास उसका पैसा आएगा, उस लैंड का यूज होगा, फिर जो उस लैंड का यूज होगा उससे भी पैसा जनरेट होगा, उससे में भी सरकार पैसा कमाएगी. So that's why government is focusing on land monetization to unlock the potential of unused or underused assets and to generate resources or capital for future asset creation. Of course जो land monetize हम करेंगे वो भी तो in future कोई ना कोई asset generate करेगा. अगर मान लो कि एक land है, इस पे किसी प्राइवेट प्लेयर ने आके कोई फैक्ट्री बनाई, तो वो फैक्ट्री भी तो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करेगी, हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगी, और हमारे सरकार को टैक्स भी देगी. राइट, और उससे एक एसेट भी क्रिएट हो रहा है. तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन एसेट क्रिएशन, फ्यूचर एसेट क्रिएशन. So this is why government is looking towards this monetization process.
नाउ कितना लैंड हमारे पास अभी अवेलेबल है फॉर मोनेटाइजेशन, इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन था, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस डेटा। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से सीपीएसईज हैव पुट नियरली 3400 एकर्स ऑफ लैंड ऑन द टेबल फॉर पोटेंशियल मोनेटाइजेशन। 3400 एकड़ लैंड अभी भी ऐसा है जिसको मोनेटाइज करके हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन इससे कितना पैसा भारत सरकार के पास आने वाला है। ऑलराइट, ये नंबर याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और एग्जाम में लिख के आओगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जब आप मेंस में कोई लाइन लिख रहे हो, लेट्स से कि आप लिखना चाहते हो कि कितना लैंड अवेलेबल है फॉर मोनेटाइजेशन, तो दो तरीके से लिखा जा सकता है। नंबर वन, CPSEs have put nearly 3400 acres of land on the table for potential monetization, एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021, आगे फिर इसके आगे। तो दोनों लाइन में फर्क क्या है? दोनों लाइन में डेटा आपने सेम दिया है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आपने सेकंड वाले स्टेटमेंट में अपने डेटा को इंडोर्स किया है कि हाँ ये इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर लिख के आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे अगर हम आर्टिकल लिखते हैं, हमने लिख दिया आर्टिकल 98 ये कहता है, आर्टिकल 98 किसका? तो आर्टिकल 98 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस तरीके से लिख के आओगे तो वो थोड़ा सा एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है इन योर मेंस एग्जाम। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर दिस कॉर्पोरेशन? नंबर वन, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो जब तक सरकार डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेगी सीपीएसईज में, तब तक सरप्लस लैंड आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इन द ईयर 2021-22 यानी दिस फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट ने अभी तक 12,000 लगभग 12,000 करोड़ का ही डिसइन्वेस्टमेंट किया है, जबकि टारगेट हम सब जानते हैं कितना ज़्यादा था, लगभग आई थिंक रिवाइज टारगेट 78,000 करोड़ का है। ठीक है, रिवाइज तक भी हम नहीं पहुंच पा रहे। So this is one of the main challenges that this corporation will definitely face in future. Number two, identifying profitable revenue streams from the monetized land assets. अब देखो लैंड एसेट्स को मोनेटाइज तो कर दिया, अब मान लो कि उसके ऊपर कोई ऐसा वेंचर आपने खड़ा कर दिया जो कि अगेन लॉस मेकिंग है, तो कोई फायदा नहीं हुआ उस लैंड को मोनेटाइज करने का। राइट, तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि जिस लैंड को हम मोनेटाइज कर रहे हैं उसके ऊपर कौन सा प्रॉफिटेबल बिजनेस लगाया जाएगा। राइट, नंबर थ्री, ensuring adequate investment by the private player. अगेन अगर इन्वेस्टमेंट जितनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी तो उस लैंड से जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, एंड नंबर फोर इज सेटिंग अप अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि कल को जो डिस्प्यूट्स खड़े होंगे बिटवीन द प्राइवेट प्लेयर जो इन्वेस्ट कर रहा है एंड बिटवीन द गवर्नमेंट या फिर बिटवीन द सीपीएससीज, तो फिर उसके लिए भी एक मैकेनिज्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो कि ये फेस कर सकता है इन फ्यूचर। ऑलराइट, आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ लेट्स डू द पीएमआई एनालिसिस। प्री की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के बारे में करेक्ट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। और स्टेटमेंट हो सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल इट्स पेड अप कैपिटल विल बी 150 करोड़, दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। It will work under the Ministry of Commerce and Industry, so this statement will be incorrect because it will work under the Ministry of Finance. Alright, तो इस तरीके से 3-4 स्टेटमेंट हो सकते हैं इन योर प्री। टॉकिंग अबाउट मेंस, तो दिस हैज स्कोप इन GS3 इकोनॉमी एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें से। द कैबिनेट अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, डिस्कस हाउ इट विल बी प्रूव्ड अ बून फॉर CPSEs एंड द गवर्नमेंट। किस तरीके से ये CPSEs और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बून की तरह काम करेगा। ठीक है, कैसे वरदान होगा ये हमें डिस्कस करना होगा, और बहुत सारे पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए हैं ऑलरेडी कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे। सो ऑल दीज पॉइंट्स कैन बी यूज्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई देखो डीपम है जो कि ऑलरेडी ये सारे काम कर रहा है मोनेटाइजेशन के, तो आप अलग से एक लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन क्यों बना रहे हैं? नंबर वन, जो दीपम है वो अपने टारगेट्स को टाइम से पूरा नहीं कर पाता जैसे कि हमने अभी देखा, नंबर वन। नंबर टू, दीपम के पास वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो अगर हम लैंड मोनेटाइजेशन का काम उससे हटा देंगे तो दो ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि दोनों मिल के साथ काम करेंगी और अच्छा काम करेंगी। ठीक है, so this is the PMI analysis of this article. Now let's talk about another article. This is from the environment point of view, recycling heat of data centers. अब ये जो आर्टिकल है ये बात करता है डेटा सेंटर से निकलने वाली इमेंस हीट की।
और उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। डेटा सेंटर से बहुत सारी हीट निकलती है जो कि जनरली वेस्ट हो जाती है, जनरली क्या वेस्ट ही होती है। तो उस वेस्ट होने वाली हीट एनर्जी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस आर्टिकल में सारी चीजें मेंशन है। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ डेटा सेंटर? आई होप यू ऑल नो दिस। तो बेसिकली एक फिजिकल फैसिलिटी होता है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है, फिर उसको डिसेमिनेट कर दिया जाता है अगर किसी यूजर को चाहिए तो। ठीक है, so it is a physical facility that organizations use to store their critical applications and data, process their data and disseminate them to their users. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस है दैट इज ऑन दी हीट जनरेटेड या फिर हीट रिलीज्ड बाय द डेटा सेंटर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लाइफलाइन डेटा सेंटर, जो कि एक डेटा सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से जो टेम्परेचर होता है किसी भी एक डेटा सेंटर का, दैट रेंजेस फ्रॉम दैट होवर्स बिटवीन 80 एंड 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू कैस्पर्सकी, इट इज एस्टिमेटेड दैट ओवर 75% ऑफ अ डेटा सेंटर्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट हीट में कन्वर्ट हो जाती है। 75% ऑफ जो डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उस हीट का हम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी, वेरी बेसिक फिनोमिनन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है यहाँ पे, लेकिन इस वेस्टेज ऑफ हीट का हम कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये एनवायरमेंट में जा रही है। ठीक है, और ये हार्मफुल हो सकता है उन कंट्रीज के लिए जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहाँ से भी हीट निकलेगा तो इट कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। राइट, नाउ मूविंग अहेड, तो इसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, अकॉर्डिंग ऑन अ ग्लोबल लेवल जो डेटा सेंटर्स हैं दैट कंज्यूम्स अराउंड 200 टेरावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज मोर देन 1% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट हैज 0.3% ऑफ ऑल ग्लोबल CO2 emission। तो इसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है? 0.3% ऑफ ऑल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ठीक है, बट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस हीट एनर्जी। ठीक है, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक नया डेटा सेंटर लगा रहा है फिनलैंड में, उसका डिस्कस किया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट का प्लान क्या है? माइक्रोसॉफ्ट इज बिल्डिंग अ डेटा सेंटर इन फिनलैंड, और वहां पे वो क्या करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक पार्टनरशिप करी है फोटम के साथ, जो कि एक फिनलैंड की एनर्जी कंपनी है, टू हीट होम्स सर्विसेज एंड बिजनेसेस इन फिनलैंड विद सस्टेनेबल वेस्ट हीट। जो ये वेस्ट हीट है, देखो फिनलैंड एक कोल्ड कंट्री है जहाँ का टेम्परेचर जनरली कम रहता है, तो वहाँ के बिजनेस हाउसेस को, वहाँ के घरों को, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉर्पोरेशंस को हीट प्रोवाइड कराई जाएगी थ्रू दिस सस्टेनेबल वेस्ट हीट। ये जो सस्टेनेबल वेस्ट हीट है इसका इस्तेमाल करके उन घरों को, उन बिजनेस हाउसेस को गर्मी दी जाएगी, उनको हीट दी जाएगी। नाउ फोटम, हाउ दिस विल बी डन? फोटम क्या करेगा? कैप्चर करेगा दिस एक्सेस हीट जनरेटेड बाय द न्यू डेटा सेंटर रीजन। ठीक है, फोटम विल कैप्चर दिस एक्सेस हीट जनरेटेड, एंड देन this heat will be transferred to the business houses or the homes or any other building. The captured clean heat will be transferred from the server cooling process to home services and business premises that are connected to the district heating system. Now this is a new word, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। What is this district heating system? What do you understand by district heating system? अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का बंदा बैठा होगा पैनलिस्ट में, और साइंस बैकग्राउंड को छोड़ो, वो लोग बहुत नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उन्हें देश दुनिया का पता रहता है, तो आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम क्या है भाई, बताओ। तो डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ जनरेटिंग हीट इन अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन बाय कैप्चरिंग हीट फ्रॉम एनी अदर लोकेशन। ठीक है, किसी एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में हीट जनरेट की जाती है, और वो हीट कहाँ से लाई जाती है? किसी दूसरी लोकेशन से। ठीक है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू बिल्डिंग्स फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल हीटिंग नीड्स। ऑलराइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हीटिंग। तो जो वो प्रोसेस फॉलो हो रहा है ना पूरा, जो अभी हमने डिस्कस किया कि डेटा सेंटर से हीट उठा के बिजनेस हाउसेस, घरों में या फिर अदर प्रमाइसेस में और बिल्डिंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसी प्रोसेस को हमको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट हीटिंग। ऑलराइट, the heat is transferred to customers as hot water which is pumped through insulated underground pipes, and it is very popular in Nordic and Baltic countries because there the temperature generally remains low, and also in Russia and China। और इस तरीके का प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है फेसबुक चला रहा है, जो कि अब मेटा हो चुका है। इसके अलावा और भी सारी कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी ये वाला काम कर रही है। ठीक है,
एंड नाउ लेट्स डू द पीएमआई एनालिसिस. तो आई डोंट थिंक कि प्री में इसका कोई रेलेवेंस होना चाहिए. अगर क्वेश्चन आया तो डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम से आ सकता है. ठीक है. तो GS3 एनवायरमेंट में इसका डायरेक्ट स्कोप है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रिक्ट हीटिंग, डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट्स. रीसेंट डेवलपमेंट में जो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लान है, क्या आप बता सकते हो. जो मैंने आपको जिस सीक्वेंस में जो हमारी स्लाइड्स थी, अगर उसी सीक्वेंस में आप ये आंसर लिख के आओगे तो बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा और पूरे जितने मैक्सिमम नंबर मिलने चाहिए मिल जाएंगे. और इंटरव्यू में भी अगेन जैसा मैंने बताया, एनीवन कैन आस्क यू रिगार्डिंग दिस फिनोमिनन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रिक्ट हीटिंग. क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कि न्यूज़ में चीज़ें होती हैं उससे जनरली क्वेश्चन बनता है. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रिक्ट हीटिंग ये पूछ लेंगे. तो बहुत ही सिंपल फिनोमिनन है, कुछ नहीं है. एक जगह से हीट निकाल के दूसरी जगह दे दिया, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हीटिंग. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स. ऑलराइट. इसके बाद गाइस दो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं जिनका पीएमआई एनालिसिस की जरूरत नहीं है और इसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी नहीं. बट क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं तो हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. ठीक है. दो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे आर्टिकल हैं. पहला ये है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम चाइनीज ऑफिशियल के ऊपर वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं. जी, वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं. अच्छा, क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहां पे, कहाँ पे, जिंगजियांग में इन्होंने अपने एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को सप्रेस करने की कोशिश की है. ठीक है. ये हम सब जानते हैं जो इनकी जिंगजियांग प्रोविंस है वहां पे जो उइघुर मुस्लिम्स के साथ गलत ये लोग करते हैं चाइनीज, उसी के अगेंस्ट जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर वीजा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है. बट व्हाट काइंड ऑफ ऑफिशियल्स आर दिस इज नॉट क्लियर. ये कौन किस तरीके के चाइनीज ऑफिशियल्स हैं, इस बात में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है. ऑलराइट. तो ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज चाइना से रिलेटेड न्यूज़ है. इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है. तो इस तरीके के जो ब्रीफ आइडिया है रिगार्डिंग जो भी कंटेम्प्रेरी दुनिया में चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए. ऑलराइट. एंड वन मोर आर्टिकल लाइक दिस, मोदी जॉनसन डिस्कस क्राइसिस इन यूक्रेन, कॉल फॉर सीज फायर. अब देखो इस आर्टिकल में क्या है, मोदी और जॉनसन की बात हुई थी, बोरिस जॉनसन की. उसमें ये डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन वॉर. तो इसमें इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, कि भाई देखो हमने ये बात बोली है कि सीज फायर होना चाहिए, और जो जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी लड़ाई चल रही है, जो भी वॉर चल रहा है उसको डिप्लोमेसी से खत्म करना चाहिए विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ रशिया का नाम लिए बिना. इंडिया ने बोला है कि हमने ये स्टेटमेंट दी है. लेकिन ब्रिटिश की तरफ से, यूके की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि इंडिया और मोदी और जब जॉनसन की बात हुई थी तो उसमें ये डिस्कस हुआ है कि रशिया को अब इस वॉर को ख़त्म करना चाहिए और सीज फायर कर देना चाहिए. तो इंडिया ने बोला है कि ठीक है भाई, हमने रशिया का नाम नहीं लिया है. जॉनसन कह रहे हैं कि हाँ जी रशिया का नाम लिया गया. तो दोनों ने अलग अलग बातें बोली हैं, हालांकि कोई इस पर अभी क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है कि एक्चुअली में क्या बात हुई थी. तो इंडिया अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है. इंडिया एब्सटेन कर रहा है ऑन एवरी इंटरनेशनल फोरम कि हम रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करेंगे, ना तो रशिया के फॉर में वोट करेंगे. ऑलराइट. तो ये आर्टिकल था, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. ऑलराइट. So that's it for today's session guys. I hope all the articles are clear. अगर आपके कोई doubts हैं तो you can ask in the comment section, and if you want to have a one-stop solution for all your preparation, you can download this app Anuj Jindal from your Play Store. Here you will get everything. आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा that is required for your preparation. You will get daily GK and quizzes, exam updates, topper strategies, live video sessions, past year papers, monthly GK, everything is provided. एंड जो ये सेशंस हमारे डेली हिंदू एनालिसिस के चल रहे हैं, ये भी सारी वीडियोस आपको ऐप पे मिल जाएंगी अगर आप इन फ्यूचर रेफर करना चाहते हो तो. एंड इफ यू वांट टू हैव द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन जो आज कंडक्ट हुआ, तो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. ऑलराइट, देयर यू कैन गेट द पीडीएफ आफ्टर द सेशन इज कंप्लीटेड. ऑलराइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.